અને સાથે જ નેગેટિવ સાઇડ જે કાઉન્ટર્સ છે એની અંદર અમુક રિઝલ્ટ રિએક્શન છે ટાટા મોટર્સ જેવા જેમાં લગભગ 5% દબાણ છે. એક્સિસ બેંક, આઈટીસી, ટેક મહિન્દ્રા, ભારતી ઇન્ફ્રાટેલ જેવા કાઉન્ટર્સ થોડા ઘણા નીચે છે, જ્યારે રિલાયન્સ જેવા કાઉન્ટર્સની અંદર 52 વીક ન્યૂ હાઈસ ટચ કર્યા બાદ કાઉન્ટર થોડો ઘણો નીચે આવ્યો છે. તો એની પર નજર રહેશે આ બધા જ કેવી રીતના ટ્રેસ થાય છે. આગળ વધીએ, આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે માસ્ટેકના મેનેજમેન્ટ છે. કંપનીના રિઝલ્ટ્સ અને એની સાથે જ જે રીતના આગળની સ્ટ્રેટેજીઝ આઉટલુક હોવું જોઈએ આ બધા મુદ્દાઓ પર कंपनी सीएफओ अभिषेक सिंह जोड़ाई चुके हैं अपने साथ चर्चा करने માટે. हाय सर, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. शुरुआत यहीं से करें, चूंकि पूरी इंडस्ट्री के लिए कोरोना को लेकर काफी दिक्कतें रही थी, लेकिन आपके जो नंबर्स है उसमें मैं ऑपरेशनल नंबर से शुरुआत करना चाहूंगी. एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देख भी रहे हैं और साथ ही में इन टर्म्स ऑफ आउटलुक भी थोड़ा बहुत सुधर रहा है. क्या वजह रही, कौन से फैक्टर्स थे जहां से इतना इंप्रूवमेंट दिखा है? कुछ डिटेल्स आप अगर मुझे दे पाए. जरूर, अपने शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जहां तक ग्रोथ का सवाल है, वो ग्रोथ आया है यूके बिजनेस में. हमने पहले भी कहा था कि ब्रेक्जिट और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण यूके में डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो रह रही थी, और जैसे ही दिसंबर में इलेक्शन हो गए और नई सरकार ने क्लैरिटी दे दी डायरेक्शन की, तो डिसीजन मेकिंग वापस आई बिजनेस में, और उसका नतीजा ये हुआ कि यूके पब्लिक सेक्टर ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया हमें इस क्वार्टर में, इस तिमाही में. और उसके अलावा एवरसिस की जो एक्विजिशन हमने फरवरी में की थी, उसकी भी पार्ट ऑफ द क्वार्टर की कंसोलिडेशन की बेनिफिट आई. तो दोनों मिलाकर नतीजे बहुत अच्छे दिखे, टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक. अग्रीड सर. अच्छा सर, मुझे याद है पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे तो आपने मुझे बताया था भी यूके का जो सिनेरियो है, अब जब थोड़ा बहुत पेस इंप्रूव होते हुए हम लोग देख रहे हैं, अब किस तरीके से इंप्रूवमेंट वहां से आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे? चूंकि आपने पिछली बार ये भी बताया था कि पोस्ट ब्रेक्जिट यहाँ से काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होंगी और काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिख भी रहा है. और जहां तक मैं जानती हूँ यूके गवर्नमेंट भी ऑलमोस्ट 40% जितना कंट्रीब्यूट करता है आपके टोटल रेवेन्यूज के अंदर. कैसे इसको ट्रेस करें, किस तरीके से आउटलुक अब बन रहा है, कुछ ग्राउंड सिचुएशन आप अगर मुझे बता पाए. तो देखिए, कोविड का असर तो पहले हम ब्रेक्जिट की अनसर्टेनिटी से बाहर निकले और क्वार्टर का अंत आते आते कोविड की सिचुएशन फुल फ्लेजेड आ गई हर जगह. ये एक हेल्थ क्राइसिस से शुरू हुई, लेकिन अब ये कंप्लीटली एक इकोनॉमिक क्राइसिस बन गई है, और यूके इससे अछूता नहीं है. जहां जहां भी हम ऑपरेट करते हैं, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, एवरसिस के एक्विजिशन की वजह से मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मार्केट्स हो, हर जगह इसका असर कमोबेश देखने को मिला है. तो हमारा ये आकलन है कि यूके में पब्लिक सेक्टर में अभी भी विजिबिलिटी है, डिमांड है, और अपॉर्चुनिटीज पे बिड जा रही है, डिसीजंस होगी. लेकिन कॉस्ट कंटेनमेंट के लिए हर कोई सतत है, तो गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से देख रही है, तो कुछ प्राइस डिस्काउंट्स की सिनेरियोज भी आएंगी, इसका हमें अंदेशा है. यूके प्राइवेट सेक्टर में तो इस साल भी नरमी ही रहेगी, क्योंकि काफी कुछ कस्टमर्स वहां पे रिटेल सेक्टर में है, और रिटेल का आपको मालूम है कि इम्पैक्ट हर जगह एक ही तरीके का रहा है. दुकानें बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद हैं. ई कॉमर्स, डिजिटल कॉमर्स की तरह के बेसिस पे जितनी कुछ बिजनेस हो सके वही हो रही थी, तो इसलिए वहां पे नरमी अभी भी देखी जाएगी. यूएस मार्केट में कंप्लीटली 100% यूएस बिजनेस हमारा रिटेल सेक्टर का था, और इसीलिए इस तिमाही में उस पर असर भी ज्यादा रहा. आगे भी हमारी ऐसी उम्मीद है कि वो सॉफ्टनेस रहेगी. लेकिन यूएस में बिजनेस काफी अच्छी ऑर्गेनाइज हो गई है, नया सेल्स टीम है, और उस टीम ने अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिया है. तो सब मिला के हम कहेंगे कि मैस्टेक कोर जो ऑर्गेनिक बिजनेस थी वो एक रेंज बाउंड में रहेगी. अभी तक तो हमें फ्लैटिश व्यू दिख रहा है. जैसे जैसे समय बीतेगा, हर तिमाही में आपको मार्केट का इम्पैक्ट अपने कस्टमर्स पे और अपने बिजनेस पे दिखेगा, जिससे बेटर क्लैरिटी आएगी. एवरसिस बिजनेस एक काफी अच्छे जगह पे है, उसमें अभी भी ग्रोथ है और ग्रोथ रहेगा. तो कुल मिला के हमारा ऐसा मानना है कि ऑर्गेनिक बिजनेस एक फ्लैटिश ट्रेजेक्टरी पर रहेगा. इनऑर्गेनिक बिजनेस मिला के हम एक अच्छा हेल्दी ग्रोथ फिस्कल 21 में दे पाएंगे. ओके, अच्छा, अग्रीड सर. और 2021 की अगर बात कर ले, आपने बताया भी था कि यहाँ से ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा और बढ़ते हुए हम लोग देख पाएंगे. इनफैक्ट ऑर्डर बुक की बात कर ले, पिछले साल के मुकाबले ऑर्डर बुक के अंदर भी काफी इजाफा हम लोग विटनेस भी कर रहे हैं.
इसको देखते हुए विजिबिलिटी कहां तक और इम्प्रूव होते हुए आप देख रहे हैं? नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स की अगर बात कर ले, किस तरीके से वहां पे एक्सपेक्ट करना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स भी साथ में कंपाइल कर देना चाहूंगी, मार्जिन्स में किस तरीके से इंपैक्ट होगा? आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि हम प्रोजेक्शंस या गाइडेंस देते नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट की और अपने बिजनेस की डायरेक्शन की बात करें तो Q1 हमारा ऐसा अंदाज है कि मोटा मोटा फ्लैटिश रहेगा ऑर्गेनिक बिजनेस और इनऑर्गेनिक बिजनेस मिला के एक अच्छी ग्रोथ रहेगी, क्योंकि पूरे क्वार्टर का कंसोलिडेशन होगा एवसिस बिजनेस का। और ट्रेंड कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है मुझे Q2 में भी। बट जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि कोविड की सिचुएशन ऐसी है कि हर कस्टमर के ऊपर हर ज्योग्राफी में एक इम्पैक्ट है और वो धीरे धीरे अनफोल्ड होता जा रहा है। तो रेवेन्यू अभी तो हम ऐसा ही मेंटेन करेंगे कि एक फ्लैटिश व्यू है कोर बिजनेस का और इनऑर्गेनिक मिला के एक हेल्दी ग्रोथ रहेगा। जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, 2-3 फेनोमेनाज आए हैं। पहला तो ये है कि ऑनशोर हायरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रैवल नहीं हो पा रहा है। हमारे पास वो टैलेंट वो कैपेबिलिटी है, लेकिन हम अपने लोगों को वहां नहीं भेज सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या जो प्रोजेक्ट्स और आएंगे तो उसके लिए लोकल हायरिंग करनी पड़ेगी, जिससे थोड़ा बहुत मार्जिन का इम्पैक्ट रहेगा। बट जैसा हमने कल भी अपने डिस्कशंस में कहा था कि मोटा मोटा 15-16% एबिडा ऑपरेटिंग एबिडा का टारगेट है हमारा और हम उसी की तरफ सतत हैं। ओके, अग्रीड सर। और साथ ही में क्योंकि इवोसिस को लेकर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहा होगा, वहां पे क्या विजिबिलिटी है वो मैं समझना चाह रही थी। इस क्वार्टर के दौरान कितना इम्पैक्ट था ओवरऑल नंबर्स में? कुछ आप मुझे बाइफिकेशन अगर बता पाएं। जरूर। तो इस क्वार्टर में करीबन 87 करोड़ रेवेन्यू रही, जो कि $11.5 मिलियन मोटा मोटा रख लें कि वो टॉप लाइन में बेनिफिट मिला। तो अगर उसको आप हटा दें तो ऑर्गेनिकली बिजनेस जो है सो 2% के करीब ग्रो की कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। यूके का ग्रोथ काफी बढ़िया था, यूएस में डी ग्रोथ काफी स्ट्रांग था। कोविड का इम्पैक्ट उस बिजनेस पे बहुत ही क्लियरली नजर आया। तो ये है। और बाकी तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से एवसिस की ऑपरेटिंग एबिडा प्रोफाइल मैस्टेक से बेटर है और इसीलिए वेटेड एवरेज बेसिस पे हमने बताया कि 15-16% का हमारा ऑपरेटिंग एबिडा का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 21 में। ओके, और मार्जिन्स का स्प्लिट किस तरीके से होगा? आप मुझे कुछ उसका बता पाएं अगर, और आउटलुक कैसे है? देखिए, आउटलुक तो मार्जिन्स का तो ऐसा है कि मैस्टेक बिजनेस ने मोटा मोटा 13.5% ऑपरेटिंग एबिडा डिलीवर किया फाइनेंशियल ईयर 21 में। और एक वो रेफरेंस मैं उम्मीद करता हूं कि हम रख पाएंगे। हालांकि कस्टमर्स पे इम्पैक्ट, जो लोग बेंच पे आ रहे हैं और उस बेंच की मैनेजमेंट के लिए जो कॉस्ट लगेगी, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो थोड़ा प्रेशर में रहेगा। बट फिर भी हमारी उम्मीद है कि हम उस रेंज में रह पाएंगे। एवसिस बिजनेस 18 से 20% एबिडा ऑपरेटिंग एबिडा पे ऑपरेट करता है। तो अगर हम वेटेड एवरेज बेसिस पे देखेंगे तो 15-16% ऑपरेटिंग एबिडा कंबाइंड मैस्टेक का आएगा। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, जियोग्राफिकली अगर बात करने जाए, आपने यूएस और यूके के बिजनेस के बारे में तो जो बताया, उसके अलावा जो ऑर्डर बुक है अपनी 785 करोड़ के अराउंड, जो नंबर्स जो डिस्कस कर रहे हैं हम, सबसे ज्यादा ट्रैक्शन कहां से दिख रहा है? ट्रैक्शन तो हमारे ट्रेडिशनल मार्केट्स में हर जगह ही दिख रहा है। यूके में पब्लिक सेक्टर में है। पब्लिक सेक्टर में हम सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ हम एंगेज्ड हैं। एवसिस के माध्यम से हम लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ एंगेज्ड हैं। तो वहाँ एक बढ़िया ट्रैक्शन है। हमारा ट्रैक्शन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मार्केट में भी अच्छा रहा है। हमारी काफी कुछ विंस रही हैं वहां पे, और इस तिमाही में भी जो अभी चल रही है वहां पे भी कुछ हमने देखा है, अच्छा ट्रैक्शन रहा है। मिडिल ईस्ट बिजनेस में भी हमारे बिजनेसेस में रिन्यूअल्स आई हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ट्रेडिशनल मार्केट्स में हर जगह जहां हम ऑपरेट करते हैं वहां पे रिस्पॉन्सेज अच्छे रहे हैं। ओके, और चूंकि जिस तरीके से नए क्लाइंटल भी ऐड ऑन हुए हैं, उसके ऊपर मैं आपके कुछ कमेंट्स चाह रही थी। आई एग्री, थोड़ा बहुत चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन Q4 के लिए 24 नए क्लाइंट्स, FY20 के लिए ऑलमोस्ट 53 नए क्लाइंट्स एड अप हो चुके हैं। क्या आप मुझे कुछ नाम बता सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम था? सो एडिशनल द न्यू लोगोज हेल्थ सेक्टर से आए हैं। गवर्नमेंट के अंदर ही हमने 2 नए डिपार्टमेंट्स के साथ करार किया है जिनके साथ बिजनेस आगे बढ़ेगी। उसके बाद रिटेल सेक्टर में और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में कुछ कस्टमर्स की एडिशन हुई है।
एवरसिस के माध्यम से पिछले 2 महीनों में, फरवरी और मार्च के महीनों में जो कस्टमर्स आए हैं उसमें भी हेल्थ केयर कस्टमर्स के काउंट में इजाफा हुआ है, कुछ मिल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का में इजाफा हुआ है और काफी डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है एवरसिस का। तो वो हमको एक कॉन्फिडेंस भी देता है कि कहीं पे कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है और इस तरीके से हर तरफ एडिशंस हुई हैं कस्टमर्स की। ओके, अग्रीड सर। और लास्टली मैं आपकी तरफ से कुछ स्ट्रैटेजी समझना चाह रही थी, क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रही थी जो पुणे लैंड को लेकर यहाँ पे प्लानिंग चल रहा था, उसके ऊपर कुछ अपडेट्स अगर है आप मुझे बता पाए तो। जरूर। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा ये बहुत बड़ा कोशिश रहा था कि हमारी जितनी भी नॉन कोर एसेट्स हैं उनको हम बेच के बिजनेस में ले आए और सबसे पहला उसमें था मजेस्को में हमारा जो स्टेक था, हमारे पास करीबन 50 लाख शेयर थे मजेस्को यूएस के, उसमें से हमने 31 लाख बेच दिए थे। उससे जो प्रोसीड्स हमें मिली थी उसको हमने एवरसिस के एक्विजिशन में इस्तेमाल किया था। अभी कुछ 21 लाख का शेयर्स और बचे हुए हैं जिसको कि हम एग्रेसिवली स्काउट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज बेचने की। तो उससे भी काफी कुछ प्रोसीड्स आएगा जो कैश बैलेंस को कंसोलिडेट करेगा हमारे। पुणे में जो हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारे मार्केट कोविड की इम्पैक्ट उस पर भी दिखी है कि डिमांड्स में सॉफ्टनेस हुई है। जिन लोगों से हमारी बात हो रही थी उन्होंने ज्यादा समय मांगा है अपने डिसीजंस को डिसाइड करने के लिए। और इस बीच एवरसिस बिजनेस के माध्यम से हमारे पास करीब 150-200 लोग पुणे में हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कैसा रिस्पांस दिखता है हम उसको खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बेच भी सकते हैं। सो वो डिसीजन काफी कुछ फ्लेक्सिबल और फ्लूइड है। लेकिन जो मजेस्को शेयर्स थी उनको बेचने के लिए, उनको बेचने से मोटा मोटा कल की दर पे अगर देखें तो $15 मिलियन 110 करोड़ के बीच में एडिशनल कैश जनरेट होगा। ओके, अग्रीड सर। और अभी की कैश पोजीशन अगर आप मुझे कुछ डिटेल्स उसके रिगार्डिंग दे पाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक हेल्दी कैश फ्लो मेंटेन रहा है। कैश ऑन बुक्स कितना होगा और ये जो आपने मुझे कंप्लीट सिनेरियो बताया उसकी वजह से कितना एडिशन हो पाएगा, अगर आप रफ आइडिया मुझे दे पाए। जरूर। सो 31 मार्च को हमारा कैश बैलेंस था करीब 415 करोड़ और अगर मैं उसमें से अपना डेट माइनस कर लूं तो 81 करोड़ नेट कैश हमारे हाथ में था। और जैसा मैंने आपको बताया कि मजेस्को के 20 लाख शेयर, मजेस्को यूएस के 20 लाख शेयर अभी भी हमारे पास हैं जो हम बेचना चाहते हैं। तो अगर कल की दरों पे हम उसको देखें तो मोटा मोटा 100 करोड़ वहां से भी आ सकता है। तो अगर आप मान लें कि ये बिक जाता है तो हमारा नेट कैश पोजीशन जो 81 करोड़ था वो करीब 185 करोड़ के रेंज में चला जाएगा और ग्रॉस कैश मोटा मोटा 520-530 करोड़ के रेंज में चला जाएगा। अग्रीड सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स कि आने वाले क्वार्टर्स और भी बेहतरीन हो। एक्चुअली मार्केट्स ने आपके जो स्टेटमेंट्स है उसको काफी पॉजिटिवली लिया भी है। हम लोगों ने जो स्पाइक देखा है स्टॉक प्राइसेस के अंदर। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। માસ્ટરના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયા હતા અને છેલ્લા 2 દિવસની અંદર ઓલમોસ્ટ 38% ઉછાળો જે આપણે પહેલા બી ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, નંબર સારા છે અને આ સિનારીઓની વચ્ચે પણ યુકે નું બિઝનેસ અહીંયા આગળથી સુધરતો દેખાયો છે। નવા ક્લાયન્ટ્સ જે રીતના એડઅપ થયા છે સ્ટોક પ્રાઇસીસની અંદર રિફ્લેક્ટ બી થાય છે। 13% ઉછાળો 391 ના લેવલ્સની આસપાસ સ્ટોક ટ્રેડ કરતો અને હજી પણ અહીંયા આગળથી જે મજેસ્કોના શેર્સની વાત કરી અને સાથે જ જે પુણેના લેન્ડની વાત કરી એ અહીંયા આગળથી થોડુંક એડઅપ કરતા દેખાશે। તો નેક્સ્ટ કેવી રીતના પ્લે આઉટ થાય છે એની પર નજર બી રહેશે અને કેટલું પોઝિટિવલી રિએક્ટ કરે છે ખાસ બુક્સ માટે એની ઉપર પણ ધ્યાન રાખતા રહીશું। એઝ ઓફ નાઉ સ્ટોક પોઝિટિવલી રિએક્ટ કરતો દેખાઈ રહ્યો છે। ક્વિકલી એક બ્રેક લઈ લઈએ, બ્રેક બાદ પાછા ફરીને નેક્સ્ટ કાઉન્ટર્સ પર નજર કરીશું।